रहस्यमय राक्षस और गरीब किसान। अब ये जमीन मेरी हुई। हमने तुम्हें कितने दिनों से समझाया था बाबू शिवराम कि अगर तुम इस जमीन नहीं बेचते तो हम ये ले लेंगे, और आज ये जमीन के कागज हमारी हाथों में है। तुम झूठ बोल रहे हो धनराज। ये हमारे जमीन के कागज तुमने चोरी की है, क्योंकि हमने कभी तुम्हें यह जमीन की कागज दिखाया ही नहीं। हाँ बेटा, इसकी इसी शक्ति के कारण तो गांव के सारे लोग इससे डरते हैं। ना जाने कैसे ये गांव के सभी जमीन के कागज अपने नाम करवा लेता है। रघु और उसके बूढ़े पिता बाबू शिवराम ये समझ गए थे कि अब उनकी भी जमीन सेठ धनराज ने ले लिया है और वो लोग अमीर और बड़े व्यक्ति हैं, जिससे अब जमीन भी नहीं ले सकते। इसीलिए दोनों उदास और गुस्सा होकर घर लौटते हैं। सेठ धनराज उस गांव का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति था। वो शक्तिशाली अपने धन की वजह से नहीं, बल्कि गांव वाले मानते थे कोई ऐसी शक्ति है जो सेठ धनराज की मदद करती है, और इस कारण सेठ धनराज गाँव की बहुत सारी जमीन अपने नाम करवा चुका था। बाबूजी, आज भी पेट खाली है। क्या हमारे हिस्से का खाना भी अब धनराज सेठ के गोदाम में जाएगा? रघु की आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों थी। वो फटे हुए कपड़ों में एक कोने में बैठा था और उसकी नजरें घर के बाहर फैले सूखे बंजर खेत पर टिकी थी। खेत कभी हरे भरे हुआ करते थे, जिस पर उसका परिवार गर्व करता था। उसके पिता बाबू शिवराम, जिनकी कमर झुकी हुई थी, एक टूटी चारपाई पर लेटे थे। उनकी आंखें भी उसी बंजर खेत को देख रही थी। वे धीरे धीरे बोलते हैं, रघु, इतनी हिम्मत मत हार। धनराज ने हमारी जमीन छीनी है, हमारी आत्मा नहीं। आत्मा का क्या करूं बाबूजी, जब शरीर में ताकत ही नहीं है। कल से मैंने कुछ खाया नहीं है, आप भी तो कुछ नहीं खा रहे। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ने हमारे लिए भी कुछ सोचा होगा। सोचा होगा? जब से सेठ ने हमारी खेत पर कब्जा किया है, तब से मुझे भगवान का चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारी जमीन पर अब उसकी फसलें उग रही है और हम भूखे मर रहे हैं। अचानक रघु की नजर पास रखे एक पुराने धूल भरे थैले पर पड़ी। वो कुछ सोचता हुआ उठा और थैला उठाकर अपने पिता के पास आया। बाबूजी, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ। मैं कुछ काम तलाश करूंगा, कोई रास्ता ढूंढूंगा। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जा मेरे बेटे, लेकिन ध्यान से जाना। ये दुनिया बहुत अजीब है रघु। शिवराम ने अपने बेटे की आंखों में एक चमक देखी। ये चमक निराशा की नहीं, बल्कि संघर्ष की थी। उन्होंने कहा, रघु ने अपनी बात पक्की कर ली थी। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी लाठी और खाली पेट के साथ गांव से बाहर निकल पड़ा। उसका एक ही मकसद था, अपने और अपने पिता के लिए एक बेहतर जिंदगी। गांव के रास्ते पर रघु के कदम तेजी से बढ़ रहे थे। तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई, अरे रघु, कहाँ जा रहा है इतनी सुबह सुबह? क्या हुआ? सब ठीक है? ये रघु का बचपन का दोस्त अर्जुन था। अर्जुन ने रघु की फटी कमीज और उदास चेहरों को देखा और समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। रघु ने एक गहरी सांस ली और बोला, क्या बताऊं दोस्त, सब कुछ खत्म हो गया। किसने? क्या हुआ? किसी ने कुछ किया क्या? किसने क्या किया? वही जो हमेशा से होता आया है। सेठ धनराज ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब हमारे पास ना तो खेत बचे हैं और ना ही खाने को कुछ है। लेकिन कैसे? मैंने सुना था कि वो तुम्हारी जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। अरे दोस्त, उसने कब खरीदना चाहा? उसने तो सीधा धोखा दिया है। मेरे बाबूजी ने जब उसकी बात नहीं मानी तो उसने कागजात में कुछ हेर फेर करके रातों रात हमारी जमीन अपने नाम करवा ली।
तुम्हें मुखिया से बात करनी चाहिए। ये गैर कानूनी है। मुखिया इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मुखिया, तुम इतने सीधे कैसे हो सकते हो अर्जुन? तुम्हें लगता है कि मुखिया हमारी मदद करेगा? जब ये सब हुआ तो मैं खुद मुखिया के पास गया था। उसने कहा कि कागजात सही है और वो कुछ नहीं कर सकता। असल में वो भी सेठ धनराज के साथ मिला हुआ है। गांव में हर कोई जानता है कि मुखिया धनराज का दाहिना हाथ है। तो अब तुम क्या करोगे रघु? मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक मैंने अपने और अपने बाबूजी के लिए कुछ कमा नहीं लेता, मैं वापस नहीं आऊंगा। ऐसे बैठकर सेठ के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊं। जाओ दोस्त, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रघु ने अपने दोस्त को धन्यवाद दिया और गांव के मुख्य रास्ते से होते हुए आगे बढ़ गया। रघु कई घंटों तक चलता रहा। सूरज की गर्मी और भूख ने उसे कमजोर कर दिया था। तभी थोड़ी देर बाद वो एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा, जहां उसे थोड़ी राहत की उम्मीद थी। तालाब के किनारे एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें पानी में लटक रही थी। रघु ने थकान मिटाने के लिए वहीं बैठना ठीक समझा। तालाब का पानी साफ था और उसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। रघु अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने लगा। तभी उसे पानी में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वो झुककर देखता है तो उसे एक छोटी सुनहरी मछली दिखाई देती है। मछली की आंखें बहुत बड़ी थी और ऐसा लग रहा था वो कुछ कहना चाहती है। तभी उससे देख रघु ने कहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो छोटी मछली? तुम रघु हो ना, है ना? मुझे पता था तुम यहाँ आओगे। रघु चौंक गया। उसने कभी सोचा नहीं था कोई मछली बात कर सकती है। वो घबराकर थोड़ा पीछे हट गया। कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैं यहाँ सालों से फंसी हुई हूँ। मेरा नाम मीना है और मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे पिता के दुख के बारे में जानती हूँ। मुझे तुम्हारे घर की सारी कहानी पता है। लेकिन कैसे? तुम एक छोटी सी मछली हो। मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी माँ, जो इस तालाब की असली रानी थी, उसे एक भयानक राक्षस ने खा लिया। वही राक्षस जो अब सुंदरवन के पास एक गुफा में रहता है। एक राक्षस? तुम क्या कह रही हो? हाँ, एक राक्षस। और उस राक्षस ने सेठ धनराज को उसकी सारी दौलत दी है। धनराज ने उस राक्षस के साथ एक समझौता किया। वो उसे गांव के लोगों का अनाज देता है और बदले में राक्षस उसे ताकत और धन देता है। रघु को अब सब कुछ समझ आ रहा था। सेठ धनराज की अचानक बढ़ी दौलत और उसकी क्रूरता के पीछे का राज। अच्छा, तो अब मैं सब समझ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम उस राक्षस को मार सकते हो। उसकी गुफा में एक जादुई खंजर छिपा है। अगर तुम उस खंजर को लेके राक्षस के दिल में डालोगे तो वो मर जाएगा, और जब वो मर जाएगा तो धनराज की सारी दौलत और ताकत खत्म हो जाएगी। तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिल जाएगी। रघु ने कुछ देर सोचा। ये एक बहुत खतरनाक काम था, लेकिन उसके मन में अपने पिता और अपनी जमीन को वापस पाने की इच्छा मजबूत थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे बताओ, मुझे कहाँ जाना है? सुंदरवन के जंगल की तरफ जाओ। वहाँ एक पुरानी गुफा है जिसके बाहर 2 बड़े काले पत्थर है। वहीं तुम्हें सारी बात पता चलेगी। मीना मछली से निर्देश मिलने के बाद रघु ने सुंदरवन के जंगल की ओर चलना शुरू किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल घना होता जा रहा था और पेड़ों की छाया ने रास्ते को डरावना बना दिया था। सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। कुछ दूर चलने पर उसे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक शांत साधु ध्यान में लीन थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और चटाई थी। रघु ने सोचा, शायद ये साधु उसकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए वो धीरे से उनके पास गया। साधु ने रघु की कदमों की आहट सुनी और अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महाराज, मुझे रास्ता चाहिए। मुझे सुंदरबन में एक गुफा तक जाना है। मुझे पता है तुम सुंदरबन की रास्ते पर क्यों हो, लेकिन उससे पहले तुम मुझे अपनी परेशानियों के बारे में बताओ। रघु थोड़ा हैरान हुआ। साधु को उसके इरादों का कैसे पता चला? उसने अपनी कहानी शुरू की।
उसने साधु को सारी बात बताई। महाराज, मैं रघु हूँ, एक गरीब किसान का बेटा। मेरे गांव में एक क्रूर सेठ धनराज है। उसने मेरे बूढ़े पिता से धोखे से हमारी जमीन छीन ली है। अब हमारे पास ना तो खाने को कुछ है, ना ही रहने को ठीक से जगह। मेरा दिल दुख और गुस्से से भरा हुआ है। धनराज, मैं जानता हूँ उसे। वो एक लालची इंसान है, लेकिन उसकी सारी शक्ति और दौलत किसी इंसान की नहीं है। हाँ महाराज, मुझे भी यही पता चला है। एक मछली ने मुझे बताया कि धनराज को उसकी शक्ति एक राक्षस से मिलती है जो सुंदरबन की गुफा में रहता है। मैं उसी राक्षस को मारने जा रहा हूँ ताकि धनराज की ताकत खत्म हो जाए और हमें हमारी जमीन वापस मिल जाए। तुम बहुत बहादुर हो रघु, लेकिन जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो आसान नहीं है। उस गुफा में सिर्फ राक्षस नहीं बल्कि कई और रहस्य भी छिपे हुए हैं। तुम्हें एक और बात जाननी चाहिए। जिस खंजर के बारे में तुम्हें बताया गया है वो सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम खुद भी खतरे में पड़ सकते हो। लेकिन मुझे ये कहना होगा महाराज, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं हार गया तो मैं और मेरे बाबूजी भूखा मर जाएंगे। जाओ मेरे बच्चे, लेकिन याद रखना तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे दिल में है, ना कि उस खंजर में। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वहां तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि और हिम्मत का इस्तेमाल करना। रघु ने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। साधु की बातें सुनकर उसका डर कुछ कम हुआ था, लेकिन उसने महसूस किया ये यात्रा जितनी उसने सोची थी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने मन ही मन खुद से कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ दूर चलने के बाद रघु के सामने एक चौड़ी नदी आ गई। नदी का पानी अजीब रंग का था और उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। नदी के दोनों किनारों पर एक टूटा हुआ पुल था जो सिर्फ आधे रास्ते तक ही था। अब मैं क्या करूं? ये पुल तो पूरा टूटा हुआ है। मैं इसे पार कैसे करूं? तभी नदी के बीच में से एक भयंकर आवाज आई। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? नदी के काले पानी से एक बड़ा मगरमच्छ जैसा भयानक जीव बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थी और उसके दांत नुकीले थे। रघु उसे देखकर थोड़ा घबरा गया। मैं रघु हूँ और मुझे सुंदरबन की गुफा तक जाना है। ओहो, तो तुम उस राक्षस को मारने जा रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम मुझे पार किए बिना वहाँ नहीं पहुँच सकते। मैं इस नदी का रक्षक हूँ और मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे। किस तरह का सवाल? अगर तुम सच में बहादुर हो तो तुम्हें बताना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है। क्या वो धन है या बल है या फिर? रघु कुछ देर तक सोचता रहा। वो जानता था ये कोई साधारण सवाल नहीं है। उसने साधु की बातों को याद किया जिन्होंने कहा था उसकी असली शक्ति उसके दिल में है। तभी उसने जवाब दिया, सबसे बड़ी ताकत साहस है। धन और बल तो एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन साहस हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। मगरमच्छ ने रघु के जवाब को सुना और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तभी उसने कहा, तुमने सही जवाब दिया रघु, लेकिन एक और बात, मेरे पार जाने के लिए तुम्हें मुझे एक और चीज देनी होगी। तुम्हें अपना सबसे कीमती हथियार देना होगा। मेरे पास एक लाठी है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कीमती है। नहीं, वो नहीं। तुम्हें अपने दिल का सबसे कीमती हिस्सा, अपनी नफरत को मुझे देना होगा। उस नफरत को जो तुम्हें धनराज के लिए है। रघु चौंक गया। उसने कभी सोचा नहीं था नफरत भी एक हथियार हो सकती है।
उसने गहरी सांस ली और अपने मन में सेठ धनराज के लिए भरे गुस्से और नफरत को याद किया। उसने अपनी नफरत को पानी में छोड़ दिया। अचानक नदी का अजीब पानी साफ होने लगा और एक जादुई नाव रघु के सामने आई। इस नाव पर बैठ जाओ रघु, ये तुम्हें नदी के उस पार ले जाएगी। याद रख, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे दिल में है, ना कि तुम्हारे हथियारों में। रघु ने नाव पर बैठकर नदी पार की। अब उसे पता चल गया था इस रास्ते में उसे सिर्फ शारीरिक चुनौतियों का ही नहीं बल्कि भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नदी पार करने के बाद रघु अब सुंदरवन के घने जंगल में था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही था। रघु को मीना मछली की बातें याद आई। गुफा के बाहर 2 बड़े काले पत्थर हैं। कुछ दूर चलने पर उसे वही 2 बड़े पत्थर दिखाई दिए। पत्थरों के बीच एक संकरी गुफा का मुंह था जो अंदर से गहरा था। जैसे ही रघु गुफा के अंदर घुसा, वहाँ का अंधेरा और गहरा हो गया। रघु ने एक गहरी सांस ली और अपनी लाठी को कसकर पकड़ लिया। तभी उसे एक जोरदार गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम जो मेरे निवास में घुसने की हिम्मत कर रहे हो? राक्षस की आवाज इतनी भयानक थी कि रघु का पूरा शरीर कांप गया। गुफा के एक कोने से 2 लाल आंखें चमक रही थी। रघु ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं रघु हूँ, एक किसान का बेटा, और मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने आया हूँ। राक्षस जोर से हंसा। उसकी हंसी ने पूरी गुफा को ही हिला दिया। एक छोटा सा इंसान मुझे खत्म करने आया है। क्या तुम्हें नहीं पता है कि मेरी ताकत कितनी है? मैं वो हूँ जिसने सेठ धनराज को गांव का मालिक बनाया है। हाँ हाँ, मुझे पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम धोखे और लालच का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ करते हो। तुम लोगों ने मेरी जमीन छीनी, मेरे पिता को दुख दिया और पूरे गांव को गरीबी में धकेल दिया। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम बहुत साहसी हो, लेकिन तुम्हारा साहस मेरे सामने कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों को देखा है जो मेरे पास आए और मेरे लालच में आकर मेरे गुलाम बन गए। तुम भी मेरे गुलाम बन सकते हो। मैं तुम्हें धन, शक्ति और वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो। तुम्हारी खोई हुई जमीन तुम्हें वापस मिल जाएगी और तुम अपने गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। रघु ने एक पल के लिए सोचा। राक्षस की बातें उसे लुभा रही थी। अपनी गरीबी और पिता की लाचारी उसे याद आ रही थी। लेकिन तभी उसे मगरमच्छ की बातें याद आई। तुम्हें अपनी नफरत मुझे देनी होगी। उसे साधु की भी बातें याद आई। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे दिल में है। तभी रघु ने बोला, नहीं, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा सम्मान और मेरे पिता का हक। मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं बनना चाहता। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी बनाऊंगा। राक्षस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने गुस्से से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब तुम मेरे गुस्से का शिकार बनोगे। गुफा के दीवारों पर अचानक आग की लपटें उठने लगी। गुफा का पूरा माहौल भयावह हो गया। राक्षस ने अपनी एक बड़ी सी पूंछ रघु की ओर बढ़ाई, लेकिन तभी रघु ने एक कोने में रखी हुई एक चमचमाती खंजर को देखा। ये वही खंजर था जिसके बारे में उसे मीना मछली ने बताया था। उसने खंजर उठाया और तेजी से राक्षस की तरफ भागा। राक्षस ने उसे अपनी पूंछ से रोकने की कोशिश की, लेकिन रघु तेजी से चकमा देकर आगे बढ़ा। राक्षस की आंखें गुस्से से और भी लाल हो गई थी। तुम समझते हो कि तुम मुझे एक छोटे से खंजर से मार सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम इतने शक्तिशाली हो? रघु ने बिना रुके खंजर को राक्षस के सीने में घोंप दिया, लेकिन खंजर राक्षस के चमड़े से टकराकर वापस उछल गया और रघु के हाथ में गिर गया। रघु जमीन पर गिर पड़ा। ये खंजर मेरे लिए खिलौना है। तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। रघु हताश होकर जमीन पर पड़ा था। तभी उसे मीना मछली की आवाज याद आई, जादुई खंजर को लेकर राक्षस के दिल में डालोगे और साधु की बात, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे दिल में है।
ये सिर्फ एक खंजर नहीं है, इसकी शक्ति सिर्फ इसके धार में नहीं है बल्कि उस भावना में है जो इसे पकड़ती है। राक्षस ने रघु को अपनी पूंछ से पकड़ा और हवा में उठा लिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम हार सकते हो? तुमने मुझे अपनी शक्ति से नहीं हराया है, तुमने धोखे और लालच से मेरी जमीन छीनी है, तुमने मेरे गांव के लोगों को लूटा है, लेकिन अब तुम्हारी धोखे की शक्ति का अंत होने वाला है। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राक्षस की पकड़ से खुद को छुड़ाया और जमीन पर जाकर उसने फिर से खंजर उठाया। इस बार वो खंजर को गुस्से से नहीं बल्कि अपने पिता के प्यार और अपनी जमीन को वापस पाने की उम्मीद से पकड़ा। खंजर एक सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। राक्षस ने देखा और पहली बार उसके चेहरे पे डर की झलक दिखाई दी। तभी उसने डरते हुए कहा, ये क्या है? तुम ये कैसे कर रहे हो? ये नहीं हो सकता। ये मेरी हिम्मत है, ये मेरी सच्चाई और ईमानदारी है, ये वो है जो तुम्हारे धोखे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। रघु ने खंजर को उठाया और इस बार पूरी लगन और विश्वास के साथ राक्षस के दिल की ओर वार किया। इस बार खंजर आसानी से राक्षस के चमड़े में घुस गया। राक्षस एक जोरदार चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस के शरीर से एक काली छाया निकलकर हवा में गायब हो गई। रघु ने देखा खंजर अब शांत हो गया है और राक्षस का शरीर धीरे धीरे रेत में बदल रहा था। गुफा की आग शांत हो गई और एक रोशनी की किरण गुफा के अंदर आई। रघु ने राहत की सांस ली। तभी रघु ने देखा जैसे ही वो राक्षस धूल में मिल गया, वहाँ एक बड़ी सी गठरी जमीन पर निकली। जब उसने गठरी खोली तो उसमें सेठ धनराज द्वारा गांव वालों से लूटे गए सारे जमीन की कागजात और कीमती सामान थे। रघु ने गठरी उठाई और बाहर निकल आया। जंगल का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा शांत और सुखद था। रघु को अपने गांव पहुंचने की जल्दी थी। कुछ ही देर में वो अपने घर के सामने था। दरवाजा खुला था और उसके बाबूजी अंदर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा, तुम आ गए। मैं तो सोच रहा था कि तुम कब आओगे। देखो, ये चमत्कार हो गया। बाबूजी ने एक कागज का टुकड़ा रघु के हाथ में थमाया। ये हमारी जमीन के कागज है। पता नहीं कैसे ये अचानक हमारे घर की दहलीज पर पड़ा मिला। बाबूजी, ये कोई चमत्कार नहीं, ये सच्चाई की जीत है। तुम क्या कह रहे हो बेटा? बाबूजी, मैंने उस राक्षस को खत्म कर दिया है। कौन सा राक्षस? वो ही राक्षस जो धोखे और लालच का प्रतीक था। उसी ने सेठ धनराज के साथ मिलकर पूरे गांव को बर्बाद किया था। मैंने उसके दिल में खंजर उतार दिया। तो क्या अब सब ठीक हो जाएगा? हाँ बाबूजी, और अब हमें मुखिया के पास जाना होगा। पूरे गांव को सच्चाई बताने का समय आ गया है। रघु और उसके बाबूजी ने मुखिया के घर जाने का फैसला किया। मुखिया के घर पर गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। सेठ धनराज भी वहीं बैठा था। उसकी शक्ल में घमंड गायब था। रघु ने राक्षस की गुफा से मिली गठरी खोलकर सबके सामने रख दी। गांव वालों, आज मैं सबको एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। क्या बात है रघु? ये सेठ धनराज जिसने हम सबकी जमीन और दौलत छीनी है, वो एक राक्षस का गुलाम था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। तुम थे। वो राक्षस तुम्हें ताकत और धन की लालच देकर लोगों को लूटने के लिए कहता था। तुम्हारी सारी दौलत उसी की दी हुई थी। मैंने उस राक्षस को खत्म कर दिया है और उसके खत्म होते ही उसकी दी हुई सारी दौलत गायब हो चुकी है। इसलिए अब तुम्हारे पास हमारे जमीन के कागज भी नहीं है। तभी सेठ धनराज को पता चल गया रघु सच में उस राक्षस को खत्म कर चुका है और उसके पास अब सारी जमीन की कागज भी नहीं थे जो उसने गांव वालों से हड़पा था।
अरे सेठ की अंगूठी कहाँ चली गई? वो तो सोने की थी। लगता है राघु सच बोल रहा है। मेरे सोने का सिक्का वो भी गायब हो गया, जो इस सेठ धनराज ने ना जाने कैसे अपने पास रख लिया था। सेठ, ये क्या सच है? हाँ, ये सच है मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर पूरे गांव वालों को धोखा दिया। तुमने हमें धोखा दिया, हमारे साथ विश्वासघात किया। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमें हमारा हक वापस चाहिए। चिंता मत कीजिए, वो सब इस गठरी में है। ये सब आप लोगों की मेहनत की कमाई है। सेठ धनराज, तुमने हमारी गांव की मेहनत और ईमानदारी को धोखा दिया है। अब हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे सकते। पूरे गांव ने मिलकर सेठ धनराज को गांव से बाहर निकाल दिया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। गांव में एक बार फिर शांति और खुशहाली लौट आई थी। रघु ने सभी गांव वालों को उनके कागजात और सामान वापस किए। दोस्तों, आज से हमारे गांव में कोई भी किसान अकेला नहीं होगा। हम सब मिलकर खेती करेंगे और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। रघु, तुम हमारे लिए असली नायक हो। तो आज तुमने जो किया है वो शायद ही कोई हमारे लिए कर सकता था। सभी गांव के लोग रघु के सम्मान में जय जयकार करने लगे। रघु को समझ आ गया था, असली ताकत धन दौलत में नहीं बल्कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी में होती है। वो अपने बाबूजी के साथ घर लौट आया और उन्हें गले लगा लिया।